हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जहां पर मिलता है आपको कंप्लीट स्कूल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और इन दिनों हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 7 को, जहां पर हमने डिस्कस किया कणों के निकाय तथा घूर्णी गति को। अब इस चैप्टर को समझने के बाद, सीखने के बाद, अब हमारी बारी है कि हम कर रहे हैं इसके एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस। क्योंकि आपको पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, चाहे आप नीट एस्पिरेंट हो या फिर आप जेई या फिर आप सीयूईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, यहां पर आपको एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस आते हैं। एंड सेकेंडरी स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो भाई यहां पर आपको पूरे चैप्टर का एक बहुत बेहतर वाला रिवीजन चाहिए। तो आपको करना होता है क्या? एमसीक्यूज क्वेश्चंस, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, मतलब नंबर ऑफ ज्यादा कॉन्सेप्ट्स को हम हिट करते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम इस सेशन को, जहां पर हमने डिस्कस करना है पार्ट 3 में 51 ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस को, क्योंकि टॉप 50 क्वेश्चंस हमने इसके पहले कवर अप कर लिया है। तो शुरू करते हैं हम इस सेशन को, एंड आपके सामने हमारा इस सेशन का पहला और टोटल 51 क्वेश्चन हमारे चैप्टर नंबर 7 से। तो शुरू करते हैं। फटाफट से कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स करते चले जाइए, ताकि आपको भी मजा आता रहे। किस वे में भाई? क्योंकि जब कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता है तो आंसर्स बनते हैं, और आंसर्स बनते हैं तो बहुत मजा आता है। शुरू करते हैं हम इसको फटाफट। देखिए, कह रहे हैं एक छल्ले और एक तस्तरी के द्रव्यमान और त्रिज्या बराबर हैं, अतः छल्ले और तस्तरी के जड़त्व अघूर्णों का अनुपात बताइए। देखिए, यहां पर द्रव्यमान मतलब मास को भी दोनों में क्या कर दिया? इक्वल कर दिया। द्रव्यमान तथा त्रिज्या ये दोनों बराबर है, दोनों क्या है? बराबर है। तो सीधी सिंपल सी बात है, एक काम करते हैं, इन दोनों का आघूर्ण निकालना है ना। मैं कहता हूं आई किसके लिए? छल्ले के लिए। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण किसका? छल्ले का। कितना होगा भाई? तो जड़त्व आघूर्ण छल्ले का होता है mr²। ठीक है, कितना हो जाएगा? mr²। ठीक, इसी तरीके से जड़त्व आघूर्ण किसका निकालना? तस्तरी। तस्तरी ये कितना होगा भाई? ये हाफ ऑफ mr² के बराबर। अब चूंकि mr जो m और r है ये दोनों इक्वल है, तो अगर इन दोनों में अनुपात पूछा गया, मतलब आई छल्ला बटे में आई तस्तरी, तो क्या लिखेंगे? अच्छा एक बार देख लेते हैं। छल्ले और तस्तरी, बिल्कुल छल्ले और तस्तरी, तो ये कितना हो जाएगा? mr² अपॉन 1/2 टाइम्स ऑफ mr²। तो ये mr² से mr² कैंसिल, ये 2 ऊपर जाएगा, तो कितना बचेगा? 2/1। मतलब रेशियो विल भी कितना हो गया भैया? तो ये हो गया 2:1:2। ठीक, तो मतलब कौन सा आंसर दिख रहा है? तो मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी, यानी आई छल्ला इज ट्वाइस ऑफ आई तस्तरी। वैसे ही दिख रहा ना, ये पूरा है, ये आधा है, आधा है मतलब इसके ये 2 गुना है। ठीक है ना। चलिए, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपने भी सी आंसर लगाया है तो बिल्कुल सही बात है भाई। ओवर टू क्वेश्चन नंबर 52। 52 क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, कह रहे दो वस्तुएं जिनका जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण एक का I1 है और एक का I2 है। I1 ग्रेटर देन I2 है तथा कोणीय वेग समान है, तो उनकी घूर्णन गतिज ऊर्जाएं E1 E2 हो तब घूर्णन गतिज ऊर्जाओं में क्या इंपैक्ट पड़ने वाला? दो वस्तुएं हैं जिनका जड़त्व आघूर्ण हमारे पास में गिवन है। तो देखिए ना, कोणीय घूर्णन ऊर्जा, कोणीय घूर्णन गतिज ऊर्जा या घूर्णन गतिज ऊर्जा, कोणीय क्यों लिखे? घूर्णन गतिज ऊर्जा सीधे लिखता हूं, है ना, घूर्णन गतिज ऊर्जा। अब घूर्णन गतिज ऊर्जा कितनी होती है भाई? तो ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है। क्या होगी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब कह रहे हैं कि दो वस्तुएं जिनका जड़त्व आघूर्ण I1 I2 है और I1 ग्रेटर देन I2 है और कोणीय वेग समान है, मतलब ओमेगा दोनों में सेम है। यहां कंडीशन यह है कि ओमेगा 1 बराबर है ओमेगा 2 के, मतलब ये ओमेगा, जबकि I1 जो है दैट इज ग्रेटर देन I2। I1 जो है वो I2 से बड़ा है। अच्छा, तो अब कह रहे हैं हमसे, तो भाई अगर ओमेगा बराबर हो गया तो ये देखिए ना, काइनेटिक एनर्जी के सीधे लिख लेता हूं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी? आई के। क्योंकि
1/2 ओमेगा स्क्वायर, ये कैसा है भाई? तो ये नियतांक है, ये कांस्टेंट है। तो जब किसी दो टर्म्स के बीच में कांस्टेंट को हटाते हैं तो बीच में एक प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगा सकते हैं, क्योंकि जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट ले आते हैं, तो भैया कांस्टेंट को हटा के प्रोपोर्शनैलिटी भी तो लाएंगे ना। तो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, मतलब काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा सीधे समानुपाती हो गई किसके? जड़त्वाघूर्ण के। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं यहां पर क्या, चूंकि गतिज ऊर्जा कौन सी? घूर्णी गतिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज ऊर्जा समानुपाती है, किसके समानुपाती है? सीधे सीधे तो जड़त्व आघूर्ण के। अब हो गई बात खत्म। अब जिसका जड़त्व आघूर्ण ज्यादा उसका, जिसका जड़त्व आघूर्ण ज्यादा उसका क्या होगा भाई? तो उसका गतिज ऊर्जा भी ज्यादा देखने को मिल जाएगा। मतलब I1 ग्रेटर देन अगर I2 है, इसका मतलब हो जाएगा कि E1 या अच्छा E से दिया है तो क्यों ना इसको E ही लिख लूं, है ना। तो क्या कह सकता हूं मैं? E1 ग्रेटर देन E2, ठीक है। क्या मिल जाना चाहिए? E1 ग्रेटर देन E2, मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर हो गई बात? चलिए, हमेशा जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो हमने इसके पहले बहुत सारे इस तरीके में क्वेश्चंस किए। क्या करते हैं भाई? दोनों में रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं और उसी रिलेशनशिप के बेसिस पे हम आंसर टिक करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सिर्फ और सिर्फ मैं आंसर ही नहीं करा रहा हूं भाई, आपको ये भी पॉइंट देते चलूंगा कि किस तरीके से अप्रोच रखें, क्योंकि मैंने हर बार बोला है आपको कि न्यूमेरिकल्स को जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें जो चीज पूछता है वो हम आंसर्स करते हैं, लेकिन जब एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो समटाइम्स उसके फॉर्मेट अलग अलग होते हैं। अब उसी फॉर्मेट में मुझे आंसर करना होता है, ठीक है। तो उस फॉर्मेट तक पहुंचने के लिए बहुत सारे अप्रोचेस लगते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, हम उसकी बात अल्टीमेटली कर रहे हैं, ठीक है ना। इसीलिए मैं कह रहा था कि रिवीजन सबसे करने का बेहतर तरीका है क्या? एमसीक्यू क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, जल्दी जल्दी बनते हैं और नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स ज्यादा रिपीट हो जाते हैं, है ना, ज्यादा रिवाइज हो जाते हैं अल्टीमेटली। ओवर टू क्वेश्चन नंबर 53, कह रहे हैं यदि वलय और चक्ति के कोणीय संवेग बराबर हैं, ठीक है, तो उनके घूर्णन गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा? देखिए, वलय है और चक्ति है, कोणीय संवेग बराबर है। कोणीय संवेग का मतलब क्या होगा भाई? कोणीय संवेग का अल्टीमेट मतलब है कि L की बात हो रही है ना। L दोनों के बराबर है। L होता कितना है, ठीक है ना। अगर हम डायरेक्टली भी लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो ये जिस तरीके से P इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी होती थी, वैसे ही L जो होता है वो यहां पर क्या होता है भैया? तो I ओमेगा होगा, है ना। मास इंटू वेलोसिटी, मास की जगह पे यहां पे जड़त्व आघूर्ण इंटू क्या है? कोणीय वेग होता है। लेकिन अगर मैं बात करना चाहता हूं इसी चीज की, किसके अंदर भाई? तो गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा जो होती है कौन सी? घूर्णी गतिज ऊर्जा, घूर्णी की बात कर रहे हैं। तो घूर्णी गतिज ऊर्जा जो होती है वो होती है हाफ I ओमेगा स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ I ओमेगा स्क्वायर। यहां पर सिंपली एक काम करना होता है कि भाई यहां पे देखिए ये गतिज ऊर्जा है, तो E से ही लिखा था, E से ही लिख लेता हूं, गतिज ऊर्जा एनर्जी 1/2 टाइम्स ऑफ यहां पर I स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन I कर देते हैं। कुछ नहीं किया भैया, यहां पर एक सिंपली मैंने I का क्या किया है? ऊपर नीचे गुणा, यहां I नीचे और ऊपर गुणा, तो I स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो गया। नाउ E इक्वल्स टू हाउ मच? 1/2 टाइम्स ऑफ ये I स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? तो यह है L स्क्वायर अपॉन I। अगर इसको करते हैं तो L स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है भाई? तो 2EI। L भी लिखेंगे तो ये अंडर रूट ऑफ 2LEI होता है। अब चलिए छोड़िए इसको, इतने पर ही मैं छोड़ता हूं। मैं कहता हूं कि ये अल्टीमेटली क्या बना भाई? तो ट्वाइस ऑफ EI बना। K भी लिख सकते हैं ना, एनर्जी को E से लिख रहा हूं और कुछ नहीं। अब कह रहे हैं कि गतिज ऊर्जाओं का अनुपात कितना होगा? क्या बराबर है भाई? तो इनके कोणीय संवेग बराबर है, ठीक है। तो कोणीय संवेग बराबर है मतलब L की जो वैल्यू है दोनों में वो कैसी है? सेम है। तो जब L की वैल्यू सेम हो गई, है ना, तो क्यों ना मैं इनकी बातें लिख लूं इस तरीके से। मैं कहता हूं कि E1 अपॉन E2, किसको लिख लूं? E1 अपॉन E2। तो E1 कितना होगा? E1 होता है I ओमेगा स्क्वायर, है ना, हाफ ऑफ I ओमेगा स्क्वायर। तो सिंपली लिख लेता हूं मैं हाफ ऑफ I ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए
यहां पर सीधे सिंपली दिख गया कि भैया ये जो रहने वाली है एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बराबर पे होने वाली है भाई, तो ये सीधे सीधे होने वाला है कि EI हमेशा कैसा रह जाएगा, कांस्टेंट। ठीक, L नियतांक है, L कैसा है, कांस्टेंट है। अतः क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं EI इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। EI कैसा हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा। अगर EI नियतांक हो गया मतलब E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो ये I2 अपॉन I1। देख लीजिए यहां से, मैं ये L तो कांस्टेंट हो गया, इसको पूरा ही ले आइए इधर। मैं कहता हूं EI इज इक्वल्स टू क्या हो गया, नियतांक। नियतांक मतलब कांस्टेंट। ठीक है, 1 ले लेता हूं मैं, आप नहीं लेना चाहे तो कोई भी एक फिगर ले लीजिए। मैं कहता हूं C हो गया, तो E इक्वल्स टू क्या हो गया, C अपॉन I। या फिर अगर ऐसा नहीं कर सकते तो इसको ऐसे ही रखिए, L स्क्वायर अपॉन 2, EI रखिए, इसको इधर ले, L स्क्वायर अपॉन 2, E इक्वल्स टू क्या हो गया, तो L स्क्वायर अपॉन 2I। अब मैंने कह दिया कि चूंकि ये L जो है नियतांक है और 2 कांस्टेंट है ही, तो E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन I। E प्रोपोर्शनल टू क्या बन गया, 1 अपॉन I। तो E1 अपॉन E2 क्या होगा, तो I2 अपॉन I1, क्योंकि 1 अपॉन I होता है ना, जो नीचे वाला है उसको ऊपर भेज दिया पहले, ये टर्म हमारी बन गई। अब I1 और I2 की वैल्यूज यहां से उठा करके रख लेते हैं। तो I1 और I2 की अगर आप वैल्यूज रखते हैं तो कितना होगा भाई, वलय है ऊपर, है ना, पहला क्या है, वलय, तो वलय मतलब हाफ mr स्क्वायर, और नीचे क्या आ रही है भाई, तो नीचे आ रही है चकती। चकती है तो उसका I कितना होता है भाई, तो ये होता है सिंपली mr स्क्वायर। mr स्क्वायर से mr स्क्वायर कैंसिल हो गया, E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। तो ऑप्शन दिख रहा है क्या, ऑप्शन दिख रहा है हमें C, है ना। क्या मिला भाई, ऑप्शन नंबर C। चलेगा क्या, ठीक है, चलिए तो क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। करना क्या होता है, अगेन मैं बोल रहा हूं, रिलेशनशिप फाइंड करना है जो टर्म की आप बात कर रहे हैं उसके टर्म्स में, और सीधे ले जाकर के कंपेयर कर देना है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म को अलग कर देते हैं। ठीक, ये मिल गया हमारा फाइनल रिजल्ट। आगे बढ़ते भैया, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और यहां तक के क्वेश्चंस है ना, अगर आप खुद से अटेम्प्ट कर रहे हैं तो अब ये क्वेश्चंस बनने शुरू हो गए, क्योंकि 50 तक के अगर क्वेश्चंस आपने प्रॉपरली देख लिए हैं, है ना, प्रॉपरली उनके प्रैक्टिस कर लिए, तो 50 ऑनवर्ड्स ये जितने भी क्वेश्चंस मैं अभी कराने वाला हूं, ये सारे क्वेश्चंस अब आपको सॉल्व होते हुए दिखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हम एक पूरा स्टेप वाइज प्रोसेस कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने पहले पढ़ा, फिर उस पे बेस्ड क्वेश्चंस किया, न्यूमेरिकल्स किया, अब हम यहां तक पहुंचे हुए। आइए क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं, और यहां पे कह रहे हैं कि यदि 2L लंबाई की छड़ की प्रति इकाई लंबाई का द्रव्यमान स्मॉल m है, तो छड़ के केंद्र पर जड़त्व आघूर्ण कितना होगा। अच्छा, केंद्र पे निकालिए, तो चलिए काम करते हैं। 2L लंबाई की छड़ है ना, और प्रति इकाई लंबाई का द्रव्यमान m है, ऐसा कुछ कह रहे हैं। ये देखिए, ये छड़ है, ठीक है, इसकी ये L लेंथ की, इतने लेंथ की इसका जो द्रव्यमान है, ठीक है ना, इतने लेंथ की इसका जो द्रव्यमान है वो कितना है भैया, m है। तो क्या लगता है आपको, अगर मैं पूरे 2L लेंथ की ले लूं, ये पूरे 2L लेंथ की, तो भैया L और जुड़ जाएगा यहां से यहां तक में। जब इसका m था तो इसका भी तो m होगा ना, तो प्लस m। ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। तो ऐसा मैं कह लेता हूं सिंपली कि भाई देखिए, कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो कुल द्रव्यमान मैं कहता हूं कि प्रति एकांक लंबाई की m है, ठीक है, तो 2L लेंथ की, तो m इंटू 2L, ठीक है ना, लेंथ का गुणा कर दिया, यानी कुल द्रव्यमान m जो है वो m 2 ml है, 2 ml, है ना। आप भी सोचो, बोले ml, मिलीलीटर कब से भैया द्रव्यमान की इकाई होगी, तो भैया मिलीलीटर नहीं है, ml मतलब वही मास है और l लेंथ है हमारा। ठीक है, अब मैं कहता हूं इसका जड़त्व आघूर्ण निकालिए, तो क्या होगा, जड़त्व आघूर्ण, है ना। I की बात करें, I कितना होगा भाई, तो I होता है हमारा ml स्क्वायर अपॉन 12। कितना है, ml स्क्वायर अपॉन 12। अब सब कुछ रख दीजिए, m की जगह पे ये रखिए तो कितना, 2 ml, m की जगह पे कितना, 2 ml, और लेंथ कितनी है, तो अकेली लेंथ जो L जो लेंथ है ना, इसकी लेंथ अगर लिखें तो ये कितना हो जाएगा, L स्क्वायर अपॉन में कितना, 12। ठीक, चलिए तो अब इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा सॉरी,
2l का ही स्क्वायर है ना, लेंथ तो डबल है ना, 2l का स्क्वायर। तो अभी कितना बन गया ये 2ml, ये हो जाएगा हमारा 4l स्क्वायर अपॉन में 12। 4 से काट दीजिए, 3 बार में कैंसिल हो गया है ना। अब क्या बचेगा भाई, तो ये बच गया 2ml क्यूब है ना अपॉन में 3, यानी 2ml क्यूब अपॉन में 3 या 2/3 ml क्यूब। ठीक, क्या आंसर आ गया 2/3 ml क्यूब। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको 2/3 ml क्यूब? तो बिल्कुल दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2/3 ml क्यूब चलेगा। ठीक है, ठीक है भैया, चलो तो फिर क्रॉस वेरीफाई कर ले इसको, है ना, बिल्कुल सही है। अगले पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पे। यहां क्या कह रहे हैं, यहां कह रहे हैं कि घूर्णन गतिज ऊर्जा E और जड़त्व आघूर्ण I व कोणीय संवेग L के बीच में कौन सा जो संबंध है वो सही है। क्या क्या है भाई, तो ये है हमारे पास में घूर्णन गतिज ऊर्जा E, जड़त्व आघूर्ण I और जो हमारा कोणीय संवेग है L। तो हम लोगों ने तो अभी इसको निकाला भी था, है ना, बट स्टिल एक बार और करके दिखा देता हूं मैं आपको। हाँ, क्या होता है भाई, तो E इक्वल्स टू एनर्जी, घूर्णी गतिज ऊर्जा जो होती है वो होती है ½ I ओमेगा स्क्वायर, और मुझे पता है L जो होता है वो होता है I टाइम्स ऑफ ओमेगा mv, है ना, वैसे I ओमेगा। अब ये I ओमेगा की अगर मैं बात करूं तो I स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन I। आप बोलोगे ये कैसे हो गया, तो ये हुआ ना, यहां पर ऊपर और नीचे दोनों तरफ I का गुणा कर दिया, ठीक है, और इधर E चल ही रहा है, तो ये I स्क्वायर हो गया। तो मैं कहता हूं E इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ I स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो I स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को ये L इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो कैन बी रिटन एज दिस इज L स्क्वायर अपॉन में I। अब देखते हैं फॉर्मेट कैसा है, तो L स्क्वायर अपॉन में 2I इक्वल्स टू E, देख लीजिए आ गया E इक्वल्स टू कितना L स्क्वायर अपॉन में 2I, और यू कैन से दैट L स्क्वायर अपॉन में 2I इज E इक्वल्स टू E। क्या फर्क पड़ता है, बच्चों वाली बात है ना। तो L स्क्वायर अपॉन में 2I इज इक्वल्स टू E। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन गतिज ऊर्जा, जड़त्व आघूर्ण एंड जो हमारा है कोणीय संवेग L। ठीक है, लेट्स क्रॉस वेरीफाइड, ए बिल्कुल सही है। नाउ ओवर टू क्वेश्चन नंबर 56। 56 में क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं यदि मूल बिंदु से 10 सेंटीमीटर दूरी पर कोणीय वेग का मान 20 रेडियन पर सेकंड है, तो मूल बिंदु से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोणीय वेग का मान कितना होगा। ठीक है, ये कह रहे हैं हमसे कि भाई मूल बिंदु से जब 10 सेंटीमीटर पे, है ना, कोणीय वेग का मान 20 रेडियन पर सेकंड है। ठीक है, तो सीधी सिंपल सी बात है भाई, कोणीय वेग की बात हो रही है, ये मान लेता हूं ये रहा उसका मूल बिंदु। ठीक है, इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, मैं यूनिट्स भी नहीं चेंज करता, मान लीजिए यहां 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ये 10 सेंटीमीटर है। अगर ये कोणीय वेग की बात हो रही है, अगर ये 1 सेकेंड में 20 रेडियन कवर अप करता है, तो मैं कह रहा हूं ये ऐसा चल रहा है, तो ये वाला पॉइंट 1 सेकेंड के बाद में यहां आ गया, ये वाला पॉइंट यहां से चल के कहां गया, यहां पर। तो जो कोणीय वेग बना है ना वो 20 रेडियन पर सेकंड का। तो एक और बात समझ में आती है, तो क्या इसी लाइन पर स्थित, इसी पर भी बात कर ले, तो यहां पर ये यहां से यहां तक की जो दूरी है, ये यहां से यहां तक की अभी जो दूरी है, इसको मैं कह लेता हूं कि ये है मेरी 20 सेंटीमीटर। तो क्या एट द सेम टाइम में, एकदम सेम टाइम में ये वाला पॉइंट उठ करके यहां नहीं आएगा इसी लाइन पे, मतलब इसका भी अगर कोणीय वेग की अगर आप बात करते हैं, ये देखिए दोबारा जो बना रहा हूं, इसके अगर कोणीय वेग की बात करते हैं तो ये भी तो उतने का ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रहा हो, टाइम भी उतनी है। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी सेम हुआ और टाइम भी क्या रहा, सेम रहा, इसको यहीं तक पहुंचाइए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी सेम रहा, टाइम भी सेम रहा, तो इसका सीधा तात्पर्य है कि भैया आप किसी भी कोई सी भी पिंड अगर वो कोणीय वेग कर रहा है तो उसके सभी द्रव्यमानों का, सभी इंडिविजुअल, यही नहीं यहां पर भी कोई द्रव्यमान होगा वो भी सेम टाइम में सेम एंगल ही स्प्लिट करेगा यहां पर, मतलब कोणीय वेग जो रहेगा वो कैसा रहने वाला, सेम।
कोणीय वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, रेखीय वेग अलग अलग होगा, जो ये पास में होगा वो धीरे धीरे चल रहा है, जो ये दूर होगा ये क्या होगा भाई, मतलब जो पास में होगा इसका रेडियस क्या रहने वाला, कम, इसका रेडियस क्या रहने वाला, ज्यादा, तो इसको ज्यादा डिस्टेंस ऐसा ट्रैवल करके आना पड़ेगा, और ये तुरंत के तुरंत क्या होगा, ये कंप्लीट करती जाएगी और दूरी भी कम तय करेगी। ठीक है, तो रेखीय में डिफरेंस होता है, कोणीय वेग में नहीं। तो आंसर विल बी कि भैया 20 रेडियन पर सेकंड था ना इस वाले पार्टिकल के लिए, तो इस वाले पार्टिकल के लिए भी उतना ही होगा, मतलब क्या 20 रेडियन पर सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, ठीक, समझ में आ चुकी है इसके आंसर के रीजन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 एंड द क्वेश्चन इज कि जब एक द्रव्यमान एक निश्चित बिंदु के परितः, जब एक द्रव्यमान एक निश्चित बिंदु के परितः एक तल में गति करता है, एक द्रव्यमान है, एक बिंदु भी निश्चित होगी और एक ही तल में गति कर रहा है, तो इसके कोणीय संवेग की दिशा किसके अनुदिश होती है, क्या त्रिज्या के, कक्षा पर स्पर्श रेखा के, घूर्णन तल से 45 डिग्री के कोण पे, या घूर्णन अक्ष के लंबवत? तो भैया इसका सीधा सीधा आंसर है कि कक्षा के स्पर्श रेखा पर निर्भरता रहती है। ठीक है ना, निश्चित बिंदु के परितः अगर तल में गति कर रहा है तो कोणीय संवेग की दिशा हमेशा ही उसके स्पर्श रेखा पर निर्भर करती है। ठीक है, दिशा हमेशा ही कोणीय संवेग में उसका जो स्पर्श रेखा होगी कहीं पर भी, जैसे मान लीजिए यहां से भी गति कर रहा है तो ये यहां पे कोणीय वेग की डायरेक्शन यही बताएगा, यहां पर रहेंगे तो ये बता रहा है डायरेक्शन, यहां पर होंगे तो ये बताएगा डायरेक्शन, यहां पर होंगे तो ये बता रहा है डायरेक्शन, मतलब ये जो स्पर्श रेखा खींच रहा है ना यही उसकी डायरेक्शन को इंट्रोड्यूस करता है। तो कक्षा पर स्पर्श रेखा। अगले पे आते हैं, अगला सवाल 58th क्वेश्चन, ये क्या कह रहे हैं, 8 केजी व 4 केजी के दो द्रव्यमान 1 मीटर लंबी भारहीन छड़ के सिरे पर लटके, तो छड़ के केंद्र से जाने वाले लंबवत अक्ष के परितः निकाय का जड़त्वाघूर्ण, मतलब ऐसा है कुछ, ये एक छड़ है और ये छड़ कैसा है, तो छड़ को कह दिया है कि भारहीन है, मतलब इस छड़ का कोई भी भार नहीं है। ठीक है, इसके परितः हमें निकालनी है और दोनों ही तरफ, ठीक है ना, 1 मीटर लंबी है, मतलब ये पूरी जो लेंथ रहने वाली यहां से यहां तक की वो 1 मीटर है। कितना, 1 मीटर। तो अगर मैं हाफ हाफ कर ही देता हूं तो ये 1/2 मीटर, या चलिए ठीक है 1 मीटर में कंप्लीट लेंथ लिखा ही है तो मैं लिख देता हूं 1 मीटर। ठीक है, 8 केजी और 4 केजी, एक तरफ 8 किलो, इधर साइड में भैया ये 8 किलो, और इधर साइड में 4 किलो, ये 4 केजी इधर और इधर में 8 केजी। ठीक है, तो छड़ के केंद्र से जाने वाली, तो जड़त्वाघूर्ण निकालते हैं ना बड़ा ही आसान शब्द में, तो भैया सीधी सिंपली इसको 1/2 मीटर, केंद्र से यहां तक की अगर दूरी की बात करेंगे, इसी तरीके से केंद्र से यहां तक की बात करेंगे तो 1/2 मीटर है ना, और ये है इसका केंद्र, यहां से गुजारनी। तो लिखना शुरू करता हूं मैं, देखिए आई जो होता है, ठीक है, दो पूरा सिस्टम है तो सीधे सीधे क्या होती है भाई, समीशन ऑफ ma²। ठीक है, क्या कहते हैं भाई, समीशन ऑफ mr², यही होता है फॉर्मूला जड़त्वाघूर्ण का, मतलब m1r1² प्लस m2r2²। सीधा सिंपली, कितना तो सिंपल सवाल है। m1 मतलब कितना, 8 केजी कह लूं, और ये डिस्टेंस कितना 1/2 का स्क्वायर, प्लस दूसरा वाला मास कितना है भाई, ये दूसरी तरफ ये वाला जो मास रखा हुआ है, ये वाला मास कितना है, तो ये 4 केजी है, और डिस्टेंस तो अगेन 1/2 का ही स्क्वायर है। ठीक, तो ये कितना हो गया, 8 इंटू बेसिकली 1/4 प्लस 4 इंटू 1/4, ये हो गया भैया 2 और ये हो गया 1, 2 प्लस 1 तो कितना हो गया 3 केजी मीटर स्क्वायर। आई की वैल्यू 3 केजी मीटर स्क्वायर है ना। इसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस है भाई, इस पूरे सेगमेंट में सिंपल क्वेश्चन भी है, टफ भी है, टफेस्ट भी है, सभी तरीके के क्वेश्चंस अपन ने इसमें रखे हुए, क्योंकि अल्टीमेटली प्रैक्टिस की बात है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो गया 3 केजी मीटर स्क्वायर। दो ऑप्शन सही दिख रहे हैं ना, सी वाला भी आपको दिख रहा है, ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, हालांकि कर देनी चाहिए बट स्टिल दोनों ऑप्शन सेम ही है। आंसर जो आया उस पर भरोसा रखें, है ना, ऑप्शन जो भी आ जाए। खैर, ओवर टू क्वेश्चन नंबर 59 है ना। 59th क्वेश्चन पे आते हैं और इनको भी समझ लेते हैं। क्या कह रहे हैं भाई, ये कह रहे हैं समान द्रव्यमान का एक ठोस गोला और खोखला गोला तथा वलय को घर्षण रहित आनत तल में छोड़ा जाता है, यह नीचे की ओर फिसल रहे। क्या कर रहे हैं,
ये नीचे की तरफ क्या कर रहे हैं, फिसल रहे हैं। देखिए ये फिसलना और अगर ये गोलीय घूर्णी गति करते, दोनों में डिफरेंस है। ये नीचे की तरफ अगर फिसल रहे तो अलग बात हो गई, अगर ये घूर्णी गति करते तब हम ये सारे कार्यक्रम लेकर के आते हैं कि भैया कौन सबसे पहले नीचे की तरफ पहुंच सकता है, मतलब किसमें त्वरण का मान अधिकतम होगा। लेकिन अगर ये फिसल रहे, स्केट कर रहे हैं, है ना, तो जब फिसल रहे हैं तो फिर इनमें ठोस गोला होना, खोखला होना या फिर वलय होना, एज सच कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट इसमें पड़ने वाला नहीं है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा कि सबका त्वरण जो है वो समान होगा, क्योंकि द्रव्यमान कैसा है भैया, समान है, और इस पे जो त्वरण काम करेगा, अब अगर वो देखिए आनत तल पे मतलब स्लैंट हाइट पर है, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं, ऐसा ऐसी जगह पे। अब ये ऐसी जगह पे यहां से इसको नीचे की तरफ खिसकना है, तो इसको नीचे की तरफ खिसकने का मुख्य कारक कौन है, ये जी, गुरुत्वीय त्वरण जी। अब गुरुत्वीय त्वरण जी के कारण ये फिसलते हुए आगे की तरफ आ रहे हैं, तो वो चाहे गोला हो, वो चाहे ठोस हो, गोला हो, या फिर वो बेलन हो, या फिर मैं कहता हूं वो वलय हो, कुछ भी हो, घर्षण भी नहीं है उल्टे, मतलब इधर की तरफ है ना जो फ्रिक्शन होता है, इसका भी मान कितना भैया, शून्य है। तो अल्टीमेटली एकमात्र फैक्टर है कौन, जी, जिसके कारण ये नीचे की तरफ गिर रहा है। तो सीधे सिंपल सी बात है कि सबका जो त्वरण होगा वो जी के बराबर होगा, और जी की वैल्यू पृथ्वी पर है तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जो सबके लिए कांस्टेंट होता है, मतलब आंसर नंबर डी। ठीक है, हाँ जरूर हमने किया है कि भैया अगर ये क्या होता है, अगर ये घूर्णी गति करके आते तब हम देखते हैं कि के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का मान किसका ज्यादा है, जिसमें के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का मान ज्यादा होता है, उसको हम कहते हैं कि भैया उसकी घूर्णी गति जो है ना, उस पर निर्भर करेगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं, 60वें प्रश्न पे। अच्छा क्या कह रहे हैं भाई, ये कह रहे हैं एक वृत्ताकार चकती x जिसकी त्रिज्या r है, t मोटाई की लोहे की प्लेट से बनी है, 4r त्रिज्या की दूसरी चकती y, मतलब एक चकती x है एक y है, 1/4 मोटाई के लोहे की प्लेट की बनी है, दोनों के जड़त्व आघूर्ण Ix और Iy में संबंध कितना होगा, इसकी बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी, Ix की, पहले वाले की, x की निकालते हैं, y वाला उसी के प्रोपोर्शनली लिख लेंगे, हम Ix निकालते हैं। तो देखिए x का जड़त्व आघूर्ण, x का जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, मतलब हम बात करें किसकी, Ix की, किसकी बात करें, Ix की, कितनी होगी भाई, तो ये सीधा सिंपली देखिए 1/2 टाइम्स ऑफ mr स्क्वायर। तो एक काम क्यों ना करूं, मैं इसको लिख लेता हूं, और क्या कह रहे हैं, मासेस के लिए कोई बात कर रहे हैं क्या, त्रिज्या आर है, मोटाई टी है, लोहे की प्लेट की बनी है, दूसरी चकती भी है लोहे की बनी है। अच्छा तो मतलब मासेस की बात नहीं कर रहे, तो मैं mx लिख लेता हूं, इसको rx स्क्वायर ऐसा लिख लेता हूं, चलेगा, x के लिए लिख रहे। अब इसके मास को अगर लिखना चाहूं तो मास को क्या लिखते हैं भाई, मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। देखिए जब हम बात करते हैं किसकी, घनत्व की, तो घनत्व होता है हमारा द्रव्यमान बटा में आयतन। तो क्या मैं यहां से ऐसा नहीं लिख सकता हूं कि द्रव्यमान जो होगा वो हो जाएगा भैया घनत्व इंटू आयतन। अब सवाल इसका है कि घनत्व रो लिख लेता हूं लोहे का, मान लीजिए लोहे का घनत्व कितना, रो, जो भी रहा हो क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी कटना अनुपात निकालना है, क्योंकि नीचे ऊपर मतलब Ix और Iy दोनों किसकी बनी है, लोहे की, तो ये तो रो कट जाएगा, चलेगा। आयतन की जब बात करते हैं तो आयतन क्या होता है भैया, तो क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ऐसा भी तो कह सकते हो। अल्टीमेटली क्या बन गया, एक चकती है ऐसी, देखिए ये किस तरीके से चकती है ना, ऐसी चकती है, ये इतनी मोटी सी। तो अगर ये मोटाई के साथ में, इस चकती के साथ में अगर आप जाएंगे तो ये अल्टीमेटली सिलेंडर बन गई ना, ये एक बेलन बन गई, मतलब पाई आर स्क्वायर, ये देखिए ये रो पाई आर स्क्वायर एच, हाइट कितनी है, तो कह रहे हैं कि टी मोटाई है, इसकी मोटाई कितनी है, टी, तो पाई आर स्क्वायर टी। तो मैं लिख लेता हूं यहां पर सीधे, ये कितना हो गया भैया, एम की जगह पे ये सब कुछ लिखिए, पाई आर स्क्वायर टी रो। अब आर एक्स जो है, रेडियस जो है ना, त्रिज्या कितनी है, आर है, और अगली वाली जो है वो 1/4 मोटाई की है ना, प्लेट की बनी हुई है, तो ये लिख लेता हूं मैं आर। ठीक, ये बन गई हमारी Ix।
अब आई वाई इसी तरीके से मैं कहता हूं तो क्या होगा 1/2 एम वाई आर वाई स्क्वायर, तो 1/2 एम वाई की बात कर रही है सिर्फ, तो एम वाई कितनी हो जाएगी भाई, तो पाई, ठीक है, पाई 4r स्क्वायर, ठीक है, पाई, ठीक है, आर स्क्वायर और रो टी, यही है ना, तो ठीक है, पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक, पाई आर स्क्वायर मतलब इसका क्षेत्रफल हो गया, इनटू क्या करना भैया, तो इनटू करना है इसमें टी, मतलब इसकी मोटाई रख दी। अब टी अकेला तो है नहीं, टी कैसा है भाई, तो t/4 है, तो इसको कर दीजिए t/4। अच्छा, तो ये हो गया हमारा क्या, 4 पाई आर स्क्वायर t/4, ठीक है, और रो, ये जो रो था ये रो तो रहेगा ही। अब इसके बाद आर वाई स्क्वायर मतलब 4r का स्क्वायर, अच्छा यहां पर भी r स्क्वायर है ना। अब क्या करना है, इन दोनों को अब सॉल्व कर लेते हैं, जो वैल्यूज रखे इनको सॉल्व करते हैं। अगर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 1/2 पाई एज इट इज छोड़िए, ये 4r स्क्वायर है, नीचे एक 4 है, तो ये 16r स्क्वायर t अपॉन इंटू 16r स्क्वायर t अपॉन 4 टाइम्स ऑफ रो, ये कितना हो जाएगा 16r स्क्वायर t अपॉन 4 रो, ये भी कितना हो जाएगा, तो 16r स्क्वायर इंटू 16r स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए तो ये 4 बार में कैंसिल हो गया है ना, तो ये कितना बन गया 1/2 पाई, 1/2 पाई और रो टी, इनको रख लीजिए, ठीक। अब आर स्क्वायर वाले टर्म को देखिए, ये कितना है भाई 4r स्क्वायर है और ये 16r स्क्वायर है, तो 16 से 4 बार में करेंगे 64 हो जाएगा, ये कितना हो गया 64r टू द पावर 4, पावर 2 पावर 2 पावर 4, अल्टीमेटली पूरा सॉल्व करेंगे यही मिलने वाला है, ठीक है। इसको भी सॉल्व करते हैं, ये यहां पे कितना आ रहा है, तो 1/2, ठीक, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर टी और रो आर स्क्वायर, अल्टीमेटली ये भी आ गया 1/2 पाई रो टी, है ना, पाई रो टी। अब आर स्क्वायर वाला जो टर्म था, अल्टीमेटली आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर आर टू द पावर 4, आखिरी में लिख रहे हैं इसमें, तो इसमें भी लिख देता हूं आर टू द पावर 4। मेरे से क्या इन्होंने पूछा हुआ भाई, तो मेरे से पूछा इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप। आप क्वेश्चन देखिए, आपको यहां पे समझ में आएगी, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप चाहिए, है ना, आई वाई इज इक्वल टू समथिंग ऑफ आई एक्स। तो एक काम करता हूं मैं, आई एक्स अपॉन आई वाई कर ही लेता हूं, आई एक्स अपॉन आई वाई कर लेता हूं, या आई वाई अपॉन आई एक्स भी कर सकते हैं, कोई बड़ी डील नहीं है। कितना दिख रहा है आपको, तो यहां पर देखिए ना, आई एक्स की वैल्यू मतलब 1/2 टाइम्स ऑफ पाई रो टी आर टू द पावर 4, नीचे भी कीजिए 1/2 पाई और रो टी 64 टाइम्स ऑफ आर टू द पावर 4। सारे टर्म्स ऊपर और नीचे कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं एक्सेप्ट दिस 64, तो इस 64 को छोड़ करके बाकी सब तो कट गए, मतलब आई एक्स अपॉन आई वाई जो मिल गया वो क्या मिल गया 1/64। दैट मीन्स आई वाई बराबर कितना, तो 64 टाइम्स ऑफ आई एक्स। आई वाई किसके बराबर है, 64 टाइम्स ऑफ आई एक्स के। क्या आपको ऑप्शन दिख रहा है, तो बिल्कुल दिख रहा है भाई मुझे, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है आई वाई इक्वल्स टू 64 टाइम्स ऑफ आई एक्स। चलेगा, लेट्स क्रॉस वेरीफाई एंड द डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है। ओवर टू क्वेश्चन नंबर 61। यहां क्या कह रहा है, यहां कह रहे हैं एक समान वृत्तीय गति करते हुए एक कण का कोणीय संवेग L है, यदि कोणीय आवृत्ति को दुगना कर दिया जाए और गतिज ऊर्जा आधी कर दी जाए तो नया कोणीय संवेग कितना हो जाएगा, ठीक है भाई। ऐसा कह रहे हैं ये कि एक समान वृत्तीय गति करते हुए कण का कोणीय संवेग L है, तो L मेरे पास में मिल गया, कोणीय आवृत्ति मतलब न्यू की बात कर रही है, ठीक है ना, किसकी, न्यू की बात कर रहे हैं, ओमेगा की नहीं। तो गतिज ऊर्जा आधी कर दी जाए, न्यू जो है न्यू डैश बेसिकली वो ट्वाइस ऑफ न्यू कर दूं और गतिज ऊर्जा आधी कर दूं, मतलब ई जो हो, ठीक है, ई डैश बेसिकली वो 1/2 टाइम्स ऑफ ई कर दूं, तो नए कोणीय संवेग मतलब ये जो L है, ये अल्टीमेटली जो L है, L डैश कितना होगा, L के रिस्पेक्ट में L डैश कितना होगा। तो बहुत ही आसान सा काम है भाई, L इक्वल्स टू कितना होता है, आई ओमेगा,
है ना। और अगर इसको फर्दर लिखते हैं के टर्म, के को लिखें, काइनेटिक एनर्जी ई को लिखें, तो एनर्जी कितनी होती है, तो एनर्जी होती है हमारी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो एनर्जी और इसके बीच में क्या करना है, मुझे रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है। तो इनके बीच में रिलेशनशिप कैसे मिलता है, हमने अभी पीछे भी किया, कई बार कर लिया। तो ये 1/2 टाइम्स ऑफ आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन लिख लेते हैं आई, मतलब यहां ऊपर नीचे आई का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये E इक्वल्स टू कितना बन जाता है, 1/2 टाइम्स ऑफ एल स्क्वायर अपॉन आई। ठीक है, किसका क्या बन गया, एल स्क्वायर अपॉन आई। अच्छा, अब देखिए अगर मैं कहता हूं इनमें, तो मैं लिखूंगा कितना, आई अगर लिखेंगे है ना, आई, तो आई कितना होगा, आई होगा भैया एल अपॉन ओमेगा, या आई की वैल्यू कितनी होगी, एल अपॉन ओमेगा। ठीक है, या अगर आई को अगर हम लिखते हैं तो ये होता है कितना है, एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से तो आई दिख रहा है क्या, एल अपॉन ओमेगा। तो क्या मैं ऐसा सिंपली लिख सकता हूं इसको कि भाई ये L1 अपॉन L2 जो मिल जाएगा, ठीक है, या एनर्जी की ही बात कर लीजिए, E1 अपॉन E2 जो मिलेगा वो सीधे सीधे मिल जाएगा L1 ओमेगा 1 अपॉन L2 ओमेगा 2। ठीक है, क्या मिल जाएगा, L1 ओमेगा 1 L2 ओमेगा 2। क्या कर सकता हूं मैं, एक और छोटू सा काम, ये देखिए ना, इसको मैं सिंपली ये जो फॉर्मेट बना रहे थे इसकी जगह पे मैं अगर E इक्वल्स टू लिखता हूं 1/2 टाइम्स ऑफ आई ओमेगा इनटू ओमेगा तो भी चलेगा। ये आई ओमेगा को ही मैंने क्या कर दिया, तो मैंने पुटअप कर दिया आई ओमेगा को L, तो ये हो गया L ओमेगा, E बराबर L ओमेगा। तो E1 बराबर ये कितना हो गया, तो ये कंप्लीटली ही लिख लेता हूं, हाफ ऑफ L1 ओमेगा 1 अपॉन हाफ ऑफ L2 ओमेगा 2। हाफ से हाफ कैंसिल हुआ, E1 अपॉन E2 कितना हो जाएगा, L1 ओमेगा 1 अपॉन L2 ओमेगा 2। ठीक है, अब जो कह रहे हैं वो कर दीजिए। क्या कह रहे हैं भैया, कि अगर हमने क्या किया, न्यू 1 को 2 न्यू डबल कर दिया और काइनेटिक एनर्जी को क्या कर रखा है, हाफ कर रखा है, तो L1 L2 पे असर बताइए। तो देखिए ना, मैं कहता हूं ये अगर आपने लिखा हुआ है इसको 1 2 ही कर लूं, 1 1। ठीक है, तो यहां पर सेम बात होती है। कैसी बात होती है कि ये जो न्यू में चेंज होगा, है ना, ओमेगा इक्वल्स टू अल्टीमेटली होता क्या है, तो 2 पाई न्यू। तो मैं अगर इसको और लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, L1 ओमेगा 1 की जगह पे 2 पाई न्यू 1 अपॉन L2 2 पाई न्यू 2। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, L1 न्यू 1 अपॉन L2 न्यू 2, यही वैल्यू मिलने वाली है। अब E1 को कह रहे हैं, है ना, सेम E2 को कह रहे हैं हाफ ऑफ E1 लिखिए। तो ये देखिए आपको इस E1 की जगह पे तो E1 ही रहेगा, इस E2 की जगह पे 1/2 टाइम्स ऑफ E1, क्योंकि कह रहे हैं कि भैया दूसरे वाले को क्या कर दिया, आधा कर दीजिए। और इधर कह रहे हैं कि L1 अपॉन L2 मुझे निकालनी है। न्यू 1 जो है वो तो ऐसे ही छोड़िए, न्यू 2 की जो वैल्यू है ट्वाइस ऑफ न्यू 1 है, तो न्यू 2 की जगह पे ट्वाइस ऑफ न्यू 1 रख। न्यू से न्यू कैंसिल, ये कैंसिल, ये 2 किधर चला जाएगा, ये 2 चला गया ऊपर, 2 इक्वल्स टू न्यू से न्यू कैंसिल हुआ है L1 अपॉन ट्वाइस ऑफ L2, मतलब L1 अपॉन L2 इज इक्वल्स टू ये 2 को इधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4। आंसर कुछ दिख रहा है क्या भाई, तो आंसर दिख रहा है मुझे L1 इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ L2। L1 इक्वल्स टू कितना, 4 टाइम्स ऑफ L2। या फिर अगर आपन निकालना चाहते हैं L2, चूंकि नए वाले की बात करें, तो कितना हो जाएगा L1 अपॉन 4। L2 कितना है, L1 अपॉन 4, मतलब L अपॉन 4 अल्टीमेटली। ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है ना, कितना, क्योंकि देखिए ना, कह रहा नया वाला कितना होगा, तो नया वाला मतलब L2 निकालना, तो इसको हटाता हूं, कंफ्यूजन नहीं। ये क्या होगा भाई, नया वाला निकालना ना, L2 कितना होगा, तो L1 का 4 टाइम्स। L1 L2 लिखा तो वहां आप चाहे L डैश लिख सकते हैं, चलेगा, जैसे आपकी इच्छा करे। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, L अपॉन 4। पहले जो था कोणीय संवेग उसका 1/4 रह जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। 62 कह रहे कि एक ठोस गोला A तथा एक अन्य खोखला गोला B, दोनों का द्रव्यमान समान तथा समान बाहरी त्रिज्या के हैं। इन दोनों गोलों के अपने व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण IA और IB है।
इस प्रकार है कि, है ना, तो किस तरीके से होगा भाई? क्या आई आई बी के बराबर होगा, आई अपॉन आई बी बराबर होगा डी अपॉन डी बी के, या आई ए लेस देन होगा आई बी के, या फिर आई ए जो है वो ग्रेटर देन होगा आई बी के? ये है भाई, देखिए अगर मैं कहता हूं एक ठोस गोला है और खोखला गोला है, समान द्रव्यमान है और बाहरी त्रिज्या समान है, त्रिज्या भी समान है, ये भी समान है, तो गोलों के व्यास के परितः की हम बात करें, तो व्यास के परितः की जब हम बात करते हैं तो देखिए ना, यहां पे जो ठोस गोले की तुलना में जो खोखला गोला होगा, ये ठोस गोले की तुलना में जो खोखला गोला होगा, इसका जड़त्व आघूर्ण हमेशा कैसा रहने वाला है? ज्यादा रहता है। तो मतलब क्या ऑप्शन हो जाएगा भाई कि आई ए जो होने वाला है इसमें वो बराबर होगा किसके? आई बी के। ऑप्शन यहां पे भाई सी सही होगा, ये गड़बड़ है ना, ये नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। कारण भी समझ लेते हैं हम एक बार में। कारण क्या है भाई कि अगर मैं इन दोनों गोलों के लिए लिख लेता हूं, क्या लिख लूं? तो मैं लिख लेता हूं इनके जड़त्व आघूर्ण, इसके बाद आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। क्या दिख रहा है? खोखला गोला और ठोस गोला। तो आई ए लिख लूं, ठोस गोला, है ना, ये कितना होता है? व्यास के परे तो 2/5 mr² होता है, और अगर खोखले गोले की बात करते हैं व्यास के परितः, ये तो ये कितना होता है? 2/3 mr² होता है। अब देखिए ना कहानी, क्या कहना है भाई कि द्रव्यमान और आर दोनों सेम है, एम और आर दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है, तो सीधी बात ये आई कि 2/5 और 2/3 पे बात चल रही है। ये दोनों, ये इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम हो गई, तो कौन सा फ्रैक्शन आपको कैसा दिख रहा है देख लीजिए बस। तो भैया ये ऊपर वाला जो फ्रैक्शन है आई ए जो दिख रहा है, आई ए जो दिख रहा है ये छोटा है किससे? आई बी से। भाई 2 को 5 से विभाजित करेंगे तो छोटा नंबर आएगा ना भाई, 2 को 3 से विभाजित करेंगे तो बड़ा नंबर आएगा, यानी सी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है ना। ए गड़बड़ है, सी ऑप्शन सही है। आई ए इज लेस देन आई बी, या कहो आई बी जो है वो बड़ा है आई ए से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहना है भाई? क्वेश्चन नंबर 63, एम द्रव्यमान का कोई पिंड, ठीक है, ए गुरुत्व के अधीन ऊपर से नीचे गिरते समय 2 भागों में टूट जाता है। क्या हो रहा है? जैसे ही इसको हमने ऊपर से नीचे की तरफ गिराया हुआ है, ठीक है ना, क्या हुआ? ऊपर से जैसे नीचे की तरफ गिर रहा है तो 2 भाग में क्या हो गया? टूट गया। अब टूट जाने दो भैया 2 भाग में, तो क्या हुआ? 1/3m द्रव्यमान का एक पिंड बी तथा 2/3m द्रव्यमान का एक पिंड सी, दोनों पिंडों बी और सी को एक साथ मिलाकर लिया गया है, तो द्रव्यमान केंद्र ए के द्रव्यमान केंद्र की तुलना में, ठीक है, ए के द्रव्यमान केंद्र की तुलना में स्थानांतरित नहीं होगा, स्थानांतरण होगा तथा यह स्थानांतरण टूटने की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, या फिर पिंड बी की ओर स्थानांतरित होगा, पिंड सी की ओर स्थानांतरित होगा। तो एक बात समझिए ना, आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा कि भाई मान लीजिए एक ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट था, ये ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट था, इसका द्रव्यमान केंद्र ये था, अब ये नीचे की तरफ गिर रहा है, गिरते समय 2 टुकड़े हो गए, एक ये बन गया और एक ऐसा बन गया, ये बी और सी 2 टुकड़ों में बट गया। इन दोनों को फिर से हमने जोड़ करके रख दिया, अब बीच में तो क्रैक आ चुका है, इन दोनों को क्या करा हुआ भैया? तो इस दोनों को ये ऐसा, ये इन दोनों को जोड़ के रख दिया, लेकिन बीच में क्या आ चुका है? क्रैक आ चुका है, टूट चुका है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब कह रहे हैं कि जब मिलाकर के लिया है तो उसका क्या द्रव्यमान केंद्र शिफ्ट हो जाएगा, वहीं रहेगा, या बी की ओर शिफ्ट हो जाएगा, ए की ओर? तो भैया इसका आंसर सीधा सीधा है कि स्थानांतरित नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, है ना। द्रव्यमान केंद्र जो होता है उसका सीधा मतलब है कि जहां पर जी इंपैक्टेड होता है, मतलब जी यानी गुरुत्वीय त्वरण जहां पर कार्यरत होती है, तो इन दोनों को जब ज्वाइन कर दिया तो द्रव्यमान केंद्र वही रह जाएगा, ये जो द्रव्यमान केंद्र था वही द्रव्यमान केंद्र रह जाएगा, ये ऑब्जेक्ट ए था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। यहां पे क्या कह रहे हैं? यहां पे कह रहे हैं कि एम द्रव्यमान तथा आर त्रिज्या की किसी एक समान अर्धवृत्ताकार चकती का चकती के तल के लंबवत चकती के केंद्र से गुजरने वाले रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण कितना होगा? यहां पे सवाल कुछ ऐसा है कि एम द्रव्यमान किसका है भाई? तो अर्धवृत्ताकार चकती का है ना। तो देखिए अर्धवृत्ताकार चकती का, अर्धवृत्ताकार चकती का द्रव्यमान जो है ये हमारे पास में गिवन है कितना? m। अतः पूर्ण चकती किसका भैया? पूर्ण चकती की बात करें, पूर्ण चकती का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो मैं कह लूंगा ट्वाइस ऑफ m हो जाएगा, डबल हो गया ना, ठीक है, ट्वाइस ऑफ m हो गया, ठीक है।
तथा आर त्रिज्या के एक समान, त्रिज्या तो आर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कहता हूं कि जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, चकती का जड़त्व आघूर्ण कितना होता है भाई, चकती का जड़त्व आघूर्ण I इक्वल्स टू हाफ एम आर स्क्वायर, कितना, हाफ एम आर स्क्वायर। नाउ I इक्वल्स टू 1/2, R को तो R ही रखना है, M कितना हो गया भैया, तो ये ट्वाइस ऑफ M, और ये जो रहा ट्वाइस ऑफ M, और ये जो रहा यहां पर ये R स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी I इक्वल्स टू हाउ मच, एम आर स्क्वायर। कितना बचेगा, I इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, I इक्वल्स टू क्या हो गया, एम आर स्क्वायर। ठीक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना, कितना, ऑप्शन नंबर डी एम आर स्क्वायर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 65 पे, ठीक है ना। 65 की बात करते हैं, मूल बिंदु पर कार्यरत F इक्वल्स टू माइनस एफ आई का बिंदु 1 - 1 के परितः बल आघूर्ण कितना होगा। बलाघूर्ण निकालना है भाई, तो बलाघूर्ण होता है कितना, सबसे पहले तो हम इसको ही लिख लें, है ना, क्या, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण टॉर्क टाउ की बात करें, ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अब यहां पर एफ वेक्टर की जगह पे तो गिवन है हमारा कितना, माइनस ऑफ एफ आई कैप, कितना है, माइनस ऑफ एफ आई कैप। अच्छा, ये एफ आई कैप हमारे पास में गिवन है, और मेरे को आर की जो वैल्यू गिवन है उसकी अगर मान की बात करूं, किसकी, आर की, तो आर कितना है, आर वेक्टर इक्वल्स टू, तो 1 आई कैप माइनस 1 के कैप, मतलब आई कैप माइनस के कैप, सीधा सीधा कितना गिवन है, आई कैप माइनस के कैप। अब टाउ अगर निकालना है, टॉर्क अगर निकालना है, तो आर की बात अगर कर रहा हूं, मतलब ये हो गया आई कैप माइनस के कैप इनटू क्रॉस प्रोडक्ट है ना एफ, तो माइनस ऑफ एफ आई कैप। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में आई क्रॉस आई, अच्छा कितना हो जाएगा, आई क्रॉस आई, अच्छा ये आई क्रॉस आई तो ये 0 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं ना, इसको हम के कैप कर देते हैं, ठीक है, इसको क्या कर दूं, के कैप कर देता हूं, अब ठीक लगेगा। ये हो गया हमारा के कैप। तो यहां पर भी ये के कैप। अब करते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये आई माइनस जे, ठीक, अब करते हैं, तो आई और जे के क्रॉस प्रोडक्ट में हमें पता है ये आई, ये जे, और यहां पर होता है के कैप। अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो नेगेटिव। तो एक काम करते हैं, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना, रिजल्ट तो जे कैप होगा, लेकिन कैसा होगा, तो माइनस ऑफ माइनस एफ का चल के आ रहा है, एफ इंटू आई करेंगे तो माइनस ऑफ माइनस एफ क्या हो जाएगा, जे कैप। ये माइनस क्या, कौन सा, ये माइनस एफ वाला, और एक माइनस कौन सा, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला माइनस ऑफ माइनस दिख रहा है, ये माइनस ऑफ माइनस दिख रहा है क्या, जे और के, तो जे और के अगर चल के जा रहे हैं, जे से के, तो ये तो क्लॉकवाइज हो गया ना, इसके केस में तो आई कैसा मिलेगा, पॉजिटिव, तो माइनस ऑफ माइनस पॉजिटिव, ये माइनस लगा ही देता हूं, माइनस ऑफ माइनस फिर से कितना हो गया भाई, अच्छा माइनस ऑफ ये दूसरे का माइनस, ये अल्टीमेटली कितना मिल गया, तो एफ के जे इंटू के कितना होगा, आई कैप। तो बन गई बात, ये भी हो गया प्लस का, वो भी हो गया प्लस का, मतलब एफ आई कैप प्लस एफ जे कैप। टॉर्क की वैल्यू आई वो कितनी आई, एफ आई कैप प्लस एफ जे कैप। तो ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं, एफ आई कैप प्लस एफ जे कैप कॉमन ले लीजिए, जैसा आंसर गिवन है उसके अकॉर्डिंगली, तो आई कैप प्लस जे कैप मुझे मिल जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो दिख रहा है ये बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, है ना। और यहां पे अगर मान लीजिए आई ही दिया होता तो आई क्रॉस आई की वैल्यू कितनी हो जाती है भाई, आई क्रॉस आई 0 हो जाता है,
क्योंकि साइन जीरो का मान जीरो होता है और क्रॉस प्रोडक्ट में हमको पता है साइन आता है तो वो जीरो हो जाएगा। दैट्स व्हाई इनमें से कोई ऑप्शंस मैच नहीं होते। सो दैट आई करेक्ट द क्वेश्चन। ओवर टू क्वेश्चन नंबर 66। किसमें आगे 66 में आ रहे हैं। यहां पर कह रहे हैं कि M1 और M2 द्रव्यमान के दो कणों के निकाय में प्रथम कण को द्रव्यमान केंद्र की ओर d दूरी पर विस्थापित किया जाता है और अब द्रव्यमान केंद्र को अपरिवर्तित बनाए रखने के लिए दूसरे कण को कितनी दूरी पर मैं विस्थापित कर दूं कि ये जो रहे वो हमेशा कैसा रह जाए भाई, सेम रह जाए। मतलब द्रव्यमान केंद्र के रिस्पेक्ट में लिखूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, मान लीजिए कि पहला वाला जो कण है वो R1 पे और दूसरा वाला कण जो है वो R2 पे, मतलब M1 R1 इज इक्वल्स टू M2 R2 है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब मुझसे ये कहा जा रहा है कि अगर एक को, प्रथम कण को है ना, d दूरी विस्थापित किया जाए तो मैं ऐसा लिखता हूं, देखिए प्रथम कण को d दूरी विस्थापित करने पर माना कि जो द्वितीय कण है, जो द्वितीय कण है, माना कि द्वितीय कण को x दूरी विस्थापित करना पड़ेगा। मतलब उसको x दूरी और विस्थापित कर दें तो द्रव्यमान केंद्र सेम रह जाए। मतलब ये कह रहा हूं मैं, देखिए आपसे कि भैया ये जो रहने वाला है ना R1 माइनस डी, ये बराबर होने वाला है M2 R2 माइनस एक्स। मैंने कहा x दूरी और उसको उधर शिफ्ट कर दूंगा तो ये बराबर रह जाएंगे, है ना। ये देखिए पहले मान लीजिए ये ऐसे थे द्रव्यमान केंद्र, ये मेरा पहला वाला मास, ये दूसरा वाला मास, ये मेरा द्रव्यमान केंद्र था। अब इसको है ना क्या किया, तो d दूरी इधर में शिफ्ट कर दिया। कितना d दूरी शिफ्ट कर दिया, तो M2 को कितना इधर शिफ्ट कर, तो मैंने कहा x दूरी और इधर इसको शिफ्ट कर देता हूं तो द्रव्यमान केंद्र अगेन यही के यही बना रह जाएगा। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं तो हो गई बात खत्म। यही कहीं क्या कर दूं, तो सीधे सिंपली मैं इनका मल्टीप्लाई कर देता हूं, मतलब MR1 माइनस MD ये बराबर हो जाएगा, अच्छा M1 लगाई दीजिए, है ना, M1D ये हो जाएगा मेरा M2R2 माइनस M2X। ठीक है, कितना हो जाएगा M2R2 माइनस M2X। अच्छा तो अब क्या बनेगा, यहां से सिंपली दिख रहा है मुझे कि M1R1 और M2R2, ये देखिए M1R1 बराबर है किसके, M2R2 के, तो ये वाला और ये वाला टर्म तो कैंसिल ही हो गया। क्या बच रहा है यहां से बच रहा है माइनस M1D इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ M2X। X चाहिए था तो ये बच गया M1 अपॉन M2 टाइम्स ऑफ D टाइम्स ऑफ X इज इक्वल्स टू X बेसिकली। तो क्या हो गया M1 अपॉन M2 ऑफ DX। ऑप्शन दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है भाई, है ना, M1 अपॉन M2, ये M2 अपॉन M1 है, D देखिएगा, बी ऑप्शन है M1 अपॉन M2 टाइम्स ऑफ D इज इक्वल्स टू X। मतलब जो X है इसको इतनी दूरी पे, कितनी दूरी पे, तो इसको लेके चलिए M1 अपॉन M2 और आपने इस D को जितना शिफ्ट किया है उसके अकॉर्डिंगली इसको शिफ्ट कीजिए तो ये सेंटर जो था उसका, द्रव्यमान केंद्र जो था वो सेम बना रह जाएगा, वो विस्थापित नहीं होगा। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में, है ना, और इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर लेते हैं, बी बिल्कुल सही है। 67 कह रहे हैं कि L भुजा के एक वर्ग ABCD के चारों कोनों पर प्रत्येक M द्रव्यमान के 4 बिंदु सदृश पिंड रखे, मतलब एक जैसे दिखने वाले और बिंदु पिंड, मतलब बिंदु कहने का मतलब डायमेंशनली सब तरीके से सेम रखे गए। A से गुजरते हुए तथा विकर्ण BD के समांतर अक्ष के परितः निकाय का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। अच्छा इन्हें देखिए कुछ ऐसा कहना चाहिए, एक हो गई हमारे पास में ये वर्ग, इसकी नेमिंग अगर मैं करूं तो ये रहा मेरा AB, ये ABCD, ये कहना है A से गुजरते हुए और BD के समांतर। BD तो ये हो गई, इस लाइन को जोड़ता हूं BD के समांतर, तो इसके समांतर A से गुजरता हुआ, तो ये हो गई लाइन। इस अक्ष के परितः हमको निकालना है, मैं इसको कुछ नाम दे देता हूं, मैं इसको नाम तो XY, इस XY परितः निकालनी है। तो क्यों ना मैं यहां से इस बिंदु की दूरी मुझे चाहिए होगी और यहां से यहां तक की ये भी दूरी मुझे चाहिए होगी, ठीक है ना, क्योंकि I अगर जड़त्व आघूर्ण अगर I निकालते हैं तो आप सभी के लिए निकाल करके देखिए क्या निकालेंगे। I होता है समेशन ऑफ MR स्क्वायर
और इन सभी जगहों पर बिंदु रखे गए, मतलब ये ऐसे ऐसे ये द्रव्यमान रखे गए, एक बराबर है भी है। तो यहां से अब क्या क्या समझ में आता है, तो ये m तो उतना ही रहने वाला है, आर स्क्वायर की अगर पहले बात करूं ए बिंदु पर तो कितना होगा भाई, ओ ए कह लेता हूं, ठीक है, कितना कह लूं ओ, या फिर ए ही है, मतलब बेसिकली ये जो मिलने वाला है ये ए पर ही मिलने वाला है, प्लस अगर मैं अब ऐसी दूरी निकालूं किसके लिए भाई, तो ये बी पे चलते हैं। अब बी की दूरी कितनी होगी, यहां पर इसको कुछ नेमिंग कर दीजिए, इसको क्या पी क्यू लिख लूं, तो बी के इस वाले को अगर ये समझ में आ गया ना, इसके परितः ऐसा गोल गोल घुमाना है, तो ये बी क्यू स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा m टाइम्स ऑफ बी क्यू का स्क्वायर, प्लस ऐसे ही सी पर अगर लिखेंगे तो ये वाली जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की AC वाली है पूरी डिस्टेंस, तो m टाइम्स ऑफ AC का स्क्वायर। ऐसे ही अगर इसकी बात करेंगे तो m टाइम्स ऑफ PD का हो जाएगा स्क्वायर, ये पूरी डिस्टेंस सही है। अब देखिए ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, तो सबसे पहले तो मुझे AC निकालना होगा, AC कितना होगा, तो AC होता है 1/√2 टाइम्स ऑफ भुजा। विकर्ण हमेशा क्या होती है भाई, वर्ग की 1/√2 टाइम्स ऑफ भुजा, तो 1/√2 टाइम्स ऑफ, इसकी लेंथ कह रहे थे L है, तो ये भी कितनी हो जाएगी L, मतलब L/√2। AC जो मिल गई वो कितनी मिल गई, L/√2। इसी तरीके से अगर मुझे AO चाहिए, ये AO कह देता हूं बीच में, AO अगर चाहिए तो AO कितना होगा, इधर ही लिख लिया जाए, AO कितना होगा, AC/2, कितना हो जाएगा AC/2, मतलब कितना हो गया, तो ये हो गया L कितना है, L/√2, L/√2, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, अच्छा कुछ गड़बड़ है भाई, √2 टाइम्स ही भुजा होगा ना, हाँ √2 टाइम्स ऑफ भुजा होगा, और √2 टाइम्स ऑफ L, ठीक है, अभी ठीक है, तो ये हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ L/2। अब इसको कैंसिल कीजिए, L/√2 मिल गया, ये AO के बराबर ही है BQ और इसी के बराबर है PD, BQ और इसी के बराबर हो जाएगा PD। ये तीनों डिस्टेंसेस बराबर ही होंगे ना, क्योंकि इसी के समांतर तो लाइन खींची, तो ये तो बराबर ही होंगे इनके बीच के डिस्टेंसेस, ठीक है, चलेगा। अगर अच्छा इसको निकाल भी सकते हैं आप, कुछ नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसा करके ये निकल भी जाता है, बड़ा ही आसान सा काम है। AC चाहिए तो ये देखिए L² प्लस L², तो 2L², AC तो √2L², तो L² का L बाहर आ जाएगा, √2 बच जाएगा। खैर आइए अब यहां पर हम काम करना शुरू करते हैं, इसकी वैल्यूज रखना हम शुरू करते हैं, तो क्या मिलेगा, m रहने दीजिए, a के परितः अगर कहें तो यहां त्रिज्या कितनी है 0, तो ये तो 0 हो गया, प्लस m, BQ का स्क्वायर करवाइए, BQ मतलब कितना, तो L/√2 का स्क्वायर, m L/√2 का स्क्वायर प्लस m, AC की बात कीजिए, AC ये पूरी √2 टाइम्स ऑफ L है, तो ये हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ L का स्क्वायर प्लस m। PD की बात कीजिए, ये PD, तो PD जो आपको मिलने वाला है ये BQ के बराबर ही है, मतलब L/√2, मतलब m L/√2 का स्क्वायर। करना क्या है भैया, तो ये वाला टर्म तो खत्म ही हो गया, ये हो गया mL²/2, √2 था तो 2 ही बचेगा, ये m 2L² प्लस m/L², mL²/2, ये आधा और आधा 1 हो गया, हो जाएगा ना, ये आधा और आधा 1 और 2 ये था, चलो ठीक है, तो ये mL² प्लस ये कितना हो जाएगा 2mL², इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये देखिए आधा और आधा कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, ये हो गया, कितना हो गया भाई 3mL²। तो आंसर दिख रहा है क्या, बिल्कुल हमारे पास में ऐसा आंसर है, 3mL² हमारे पास आंसर है, और 3mL² मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी जो है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो मतलब 67th क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया, और इसका आंसर भी क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ जाता हूं मैं अपने अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ, और आइए जरा देखते हैं इसमें क्या धमाका है भाई, आओ चलो देखते हैं इसमें क्या धमाका है। ये धमाका कुछ ऐसा कह रहे हैं कि
2r त्रिज्या की एक बड़ी चकती में से r त्रिज्या की एक वृत्तीय चकती को इस प्रकार हटाई जाए कि उसकी परिधि संपाती हो, मतलब परिधि के कांटेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, नई चकती का द्रव्यमान केंद्र बड़ी चकती के केंद्र से अल्फा r दूरी पर हो तो अल्फा का मान बताइए। अच्छा, ये देखिए कुछ इस प्रकार से ये सवाल है। एक ये चकती थी, है ना, ये एक चकती थी, इसमें से एक दूसरी चकती को हमने काट के हटाया है। ठीक है, एक बड़ी सी चकती 2r थी, 2r थी, एक r की इसमें से चकती हटाई है। ठीक है, ये संपाती भी हो गई और ये यहां से यहां तक 2r था, ये पूरी डिस्टेंस से यहां तक 2r था। ये केंद्र से यहां तक की इसकी दूरी जो थी कितनी थी भैया, मैं कह रहा हूं ये 2r थी। तो ये इसकी त्रिज्या कितनी होगी, यहां से यहां तक की बात कीजिए तो ये कितनी होगी, r होगी। ठीक है, कितनी होगी, r होगी। अब क्या कह रहे हैं कि नई चकती का द्रव्यमान केंद्र बड़ी चकती से अल्फा r, इन दोनों के बीच में ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है, अल्फा r, ये इन दोनों के बीच में ये वाली जो डिस्टेंस है ये अल्फा r है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, तो अल्फा का मान बता दीजिए। तो अल्फा का मान ज्ञात अगर करनी है यहां पर तो मैं तो सिंपली लिखता हूं कि भाई ये देखिए, अगर इसके कोऑर्डिनेट सिंपली लिख लूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि देखिए 2r त्रिज्या का द्रव्यमान, 2r त्रिज्या का द्रव्यमान, ठीक है ना, 2r त्रिज्या का द्रव्यमान कितना होगा। तो हम लोगों ने द्रव्यमान के लिए अगर मैं कहता हूं तो मैं कह रहा हूं कि भाई पाई r स्क्वायर कितना होता है, पाई r स्क्वायर मतलब 2r का स्क्वायर, पाई r स्क्वायर मतलब 2r का स्क्वायर इनटू m। m क्या है भाई, m जो है ये एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान, ये क्या है, एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान। तो एकांक क्षेत्रफल के द्रव्यमान में टोटल क्षेत्रफल मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कुल का द्रव्यमान मिल जाएगा। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 4m पाई r स्क्वायर, 4m पाई r स्क्वायर। अब मैं चलता हूं कहां पर, तो मैं कहता हूं कि r त्रिज्या वाले, r त्रिज्या के चकती का द्रव्यमान, चकती है, यहां पर भी चकती कर दीजिए, है ना, चकती तो त्रिज्या का द्रव्यमान कैसे होगा, तो चकती का द्रव्यमान। ठीक है, तो ये कितना होगा, तो ये तो सिंपली हो जाएगा पाई r स्क्वायर m। अब पाई r स्क्वायर m को, इसको मैं कह देता हूं कि ये है मेरा कैपिटल M, इसको किससे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, कैपिटल M से। तो आपको क्या दिख रहा है यहां पे, ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये जो है 2r त्रिज्या, 2r त्रिज्या के चकती का द्रव्यमान बराबर है 4 टाइम्स ऑफ r त्रिज्या के चकती के द्रव्यमान के, r त्रिज्या के चकती के द्रव्यमान के। मतलब मैं इसको सिंपली लिखना चाहूं तो मैं इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूं, क्या लिखा जा सकता है भाई, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि जो नया वाला m आएगा, नया चकती, नए चकती का द्रव्यमान, नए चकती का द्रव्यमान, ये देखिए नए चकती के द्रव्यमान की बात करें तो पुराने वाला मतलब टोटल 4m था, इसमें से m को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ये कुल का कितना था, 4m था, इसमें से इस m को क्या किया, माइनस कर दिया, काट के हटा दिया ना, तो कितना बचा रह गया। अब जो नया चकती का द्रव्यमान बचा रह गया वो बचा रह गया 3m। अब शुरू करता हूं मैं लिखता हूं x के कोऑर्डिनेट्स को, तो x एक x एक्सिस पर ही मान लेते हो, हॉरिजॉन्टली y पे लेते तो y एक्सिस पे लेकर चलते, x की बात करते हैं। x के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं भाई, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो, है ना, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। अब इनकी वैल्यूज देखें, तो मैं कहता हूं ये द्रव्यमान केंद्र पर ही हो तो x की वैल्यू 0 कर दूं। अब m1 की अगर मैं बात करता हूं तो m1 की बात हो जाएगी हमारी कितनी, तो देखिए m1 है हमारा 3m, m1 कितना हो गया 3m,
जो नया द्रव्यमान है वो 3m, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो इसकी डिस्टेंस जो मिलने वाली है ये अल्फा आर कह रहे हैं, नेगेटिव ऑफ अल्फा आर प्लस m2r2 की बात करते हैं, तो m2 की वैल्यू कितनी है भैया, तो m2 हम कह देते हैं m और रेडियस r अपॉन में 3m प्लस m, तो ये 3m प्लस m 4m हो गया, 4m इधर आ गया, 0 हो गया, मतलब ये तो 0 हो गया पूरा, यानी ये कितना बच गया, तो माइनस ऑफ 3m अल्फा r प्लस एम आर इज इक्वल टू 0, इसको इधर भेज दीजिए, तो 3m अल्फा r इज इक्वल टू एम आर, नेगेटिव साइन कंपनसेट हो जाएगी उधर जाकर के, तो ये कितना बचा भैया, मुझे अल्फा चाहिए, तो कितना हो जाएगा एम आर अपॉन, ये नीचे जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एम आर से एम आर कैंसिल हुआ 1/3, मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे 1/3। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या भाई, तो बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। कितना हो जाएगा अल्फा 1/3, तो लीजिए चेक कर लीजिए 1/3, है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। यहां क्या कह रहे हैं, यहां कह रहे हैं कि केंद्रीय बल के अंतर्गत सेंट्रीपिटल फोर्स की बात हो रही है, ठीक है, घूर्णन कर रहे कण के कोणीय संवेग नियत रहता है, क्योंकि बल नियत है और रेखीय संवेग नियत है, या बल आघूर्ण शून्य है, या फिर बल आघूर्ण नियत रहता है। देखिए अगर है ना केंद्रीय बल के मतलब बिल्कुल सेंटर पे ही बात करेंगे, तो टॉर्क जो होता है, मतलब जड़त्व, ऐसा कह सकते हैं, बल आघूर्ण जो होता है, बल आघूर्ण जो होता है वो होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अब केंद्रीय मतलब कहां पर, सेंटर पर ही है, सेंटर पर ही अगर है तो आर वेक्टर की वैल्यू कितनी है 0, तो ये टाउ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, केंद्र पर टॉर्क कितना होगा 0, तो इसकी वजह से रहता है कोणीय संवेग नियत, मतलब टॉर्क जो है वो कैसा होता है, बलाघूर्ण जो है वो कैसा रहने वाला है, शून्य रहने वाला है। सी ऑप्शन इसके लिए सही उत्तर है। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 70th क्वेश्चन। अच्छा यहां कह रहे आर त्रिज्या और m द्रव्यमान तथा I जड़त्व आघूर्ण वाली एक गोलाकार समरूप वस्तु क्षैतिज से थीटा कोण बनाते नत समतल पर बिना फिसले, है ना, लुढ़क रही है, ऐसा कुछ। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये तो सीधे सीधे आंसर मार्क कर लेंगे हम। ये थीटा एंगल बनाते हुए, है ना, गोलाकार समरूप क्षैतिज के साथ ये गोलाकार एक पिंड है जो क्या कर रही है भाई, नत समतल पर बिना फिसले लुढ़क रही है, लुढ़कती हुई नीचे की तरफ बढ़ रही है। उसका त्वरण कितना होगा, तो इसका त्वरण तो सीधे सीधे दिख रहा है कि ये क्या होगा, जी साइन थीटा अपॉन I प्लस 1/mr²। इसको हम लोगों ने सॉल्व भी करा हुआ है, डेराइव किया हुआ, अल्टीमेट ये पूरी डेरिवेशन है ना, प्लेलिस्ट से आपको उसकी लिंक भी मिल जाएगी जहां पर हमने ये पूरी डेरिवेशन करी हुई है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया भाई, डायरेक्ट फॉर्मूला है, सीधे घर से याद रख के भी जाते हैं हम इसको, जी साइन थीटा अपॉन I प्लस 1/mr², ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 71। क्या कह रहे हैं, संलग्न चित्र में, है ना, यहां पर एक चित्र दिखाया गया है, इसका केंद्र कितना है भाई, O है, इसके लिए सत्य संबंध कौन है। तो इसमें हमें एक सिंपली काम करना है, क्या काम करना है भाई, तो मुझे निकालना है कि इनमें से कौन सा संबंध सही होगा। तो एक काम करता हूं मैं, सवाल के हिसाब से अगर देखें तो ACEF 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 AC और EF इसकी बात करें तो इनमें संबंध निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं कहता हूं ना कि इसको मैं निकालता हूं कि अगर मैंने इसके डायगोनल्स के क्रॉस अगर मैं AC का जड़त्व आघूर्ण निकालूं तो वो DB के बराबर ही होना चाहिए, क्योंकि ये क्या दिख रहा है, वर्ग है, वर्ग है, मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि IAC जो होगा वो बराबर होगा IDB के। ये किसके भाई, तो ध्यान से देखिए, विकर्णों के परिता, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। कौन सी, इसके परिता आप घुमाइए तब, या फिर इसके परिता घुमाएंगे तब। उसी प्रकार से इनकी बात कर लीजिए, ये दोनों भी कैसे रहने वाले, बराबर। तो मैं कह सकता हूं कि I जो है FE ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए IGH के। अच्छा ऐसा क्यों कह पा रहा हूं, क्योंकि I जो होता है ये होता है क्या भैया, mr², ये वाली डिस्टेंस ये डिस्टेंस बराबर होंगे।
अगर ये बराबर हो रहे हैं तो फिर भैया ये जो प्लस जैसा जो ये बन रहा है ये वाले, ये दोनों भी बराबर होंगे, क्योंकि ये लेंथ जो होती है उतनी होगी। ये जो होंगे, ये जो विकर्णों की जो लंबाई होगी इसकी हम बात करें तो √2 टाइम्स ऑफ एल होगी। तो ये जो आपको दिख रहा है ये दोनों, इसकी लंबाई कितनी होगी, ये भी एल होगी और ये भी एल होगा, क्योंकि ये तो भुजा ही है ना, EF कहूं या फिर CB कहूं तो भुजा ही, और सभी केंद्र से ही होकर गुजरेंगे, क्योंकि ये सभी लाइन कहां से, केंद्र से होकर के ही गुजरेगी, इसके द्रव्यमान केंद्र से ही होकर गुजरेगी। तो ये दोनों अगर बराबर हो गए तो मैं ऐसा कुछ कह सकता हूं कि भाई यहां पर लंब अक्ष प्रमेय से, लंब अक्ष प्रमेय से केंद्र O तथा ये जो सरफेस है इसके लंबवत है ना, केंद्र O तथा सतह के लंबवत अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण कितना होगा भैया। तो अगर मैं दोनों के लिए ही निकालूं तो सीधे सिंपली समझ में आता है। मान लीजिए इसको मैं कहता हूं IO मतलब जो हमारे केंद्र से होकर गुजरा, किसके बराबर हो जाएगा। तो मैं अगर इसको लेता हूं इन विकर्णों को लंबवत, तो EF प्लस I, EF प्लस I GH, और EF ये FE लिखा है, इसको EF कर देता हूं, चलो इसको EF लिख देता हूं, FE EF जो लिखना चाहो, इधर EF लिखा हुआ इसलिए लिख रहा हूं और कुछ नहीं है ना, बात तो बराबर ही है। तो IEF प्लस GH ये दोनों एक दूसरे कैसे बराबर है, तो ऐसा नहीं लिख सकता हूं कि IEF प्लस IEF मतलब ट्वाइस ऑफ IEF हो गया, ये क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ IEF। वैसे ही अगर विकर्णों के परितः की बात करेंगे आप तो IO के परितः AC, IAC ये वाला विकर्ण मतलब IAC जड़त्वाघूर्ण AC के अलोंग, और IDB जड़त्वाघूर्ण किसके, तो BD के अलोंग IBD। अब AC और BD भी किसके बराबर होता भी है ना, तो अगर ये भी बराबर होता है तो सीधे सिंपली लिख सकता हूं मैं क्या, IAC प्लस ये BD की जगह ये जो BD लिखा हुआ है इसकी जगह IAC अगेन लिख लूं, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, तो ये क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ IAC। आपको क्या दिख रहा है, ये भी IO है ये भी IO है, इन दोनों को अगर देखें तो मैं लिखता हूं कि LHS जब दोनों के सेम है, इन दोनों को देखिए, दोनों के LHS कैसे दिख रहा है, IO है ना, मतलब ओरिजिन के अलोंग जो मिलने वाला है मुझे जड़त्व आघूर्ण वो तो सेम ही मिलेगा दोनों केस में, केंद्र के परितः। तो ये ट्वाइस ऑफ IAC बराबर दिख रहा है ट्वाइस ऑफ IEF के, ये ट्वाइस से ट्वाइस कैंसिल हो गया, मतलब ये किसके बराबर हो गया, तो IAC जो है ये बराबर है हमारे IEF के। AC किसके बराबर है, EF के। तो कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, ये C दिख रहा है, C दिख रहा, IAC बराबर है IEF के, मतलब जड़त्व आघूर्ण AC के परितः और जड़त्व आघूर्ण EF के परितः कैसा रहने वाला है, सेम रहने वाला है। यानी ये AC के परितः जड़त्व आघूर्ण की बात करिए या फिर आप इस EF के अलोंग बात कीजिए, बराबर होगा। या फिर आप इसको ऐसा भी कह सकते थे, अगर मैं चाहूं तो मैं इस प्रकार भी कह सकता था कि ये जो DB के अलोंग जड़त्व आघूर्ण रहने वाला होगा वो GH के अलोंग मिलने वाले जड़त्व आघूर्ण के बराबर होगा। ठीक है, तो भाई इस तरीके के जो रिजल्ट्स है ना, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में डायरेक्ट काम में आ जाता है कि हमें अब ये याद रह जाता है जनरली, और ये सीधे सीधे आंसर्स हम टिक करके आते हैं, हम इतना सारा सॉल्व भी नहीं करते, या फिर ये देखते से हमें समझ में आने लगता है कि भैया इसमें क्या चल रहा है। तो इस तरीके से आपको बहुत मदद मिलती है, क्योंकि हम सीधे कहते हैं रैंक का मतलब क्या होता है भाई, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे उतनी बेहतर रैंक हमारी मिलती है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं एक समान वर्गाकार प्लेट की प्रत्येक भुजा A तथा द्रव्यमान M है, इस प्लेट के तल के लंबवत तथा इसी के किसी कोने से गुजरने वाली अक्ष के परितः प्लेट का जड़त्व आघूर्ण कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम अगर निकालें है ना, तो ऐसा मैं कहता हूं कि ये रहा एक वर्ग, भुजाएं A है तो ये भी A होगी, ये भी A होगी, ये भी A होगी, नेमिंग है ये ABCD। ठीक है, तो मैं अगर इसमें विकर्ण बना लूं, ये एक विकर्ण AC और एक विकर्ण DB, यहां पर मैं कहता हूं O इसका केंद्र है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास से जो गुजरने वाला होगा वो कितना होगा भाई, तो M L प्लस B का स्क्वायर है ना, दोनों L प्लस L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन
अपॉन m अपॉन 12 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है फॉर्म, ठीक है। m अपॉन 12 r स्क्वायर होता है, तो मतलब ये दो लेंथ्स दिख रहे, तो m अपॉन 12 l और b वर्ग है मतलब क्या भाई, तो l इक्वल्स टू b इक्वल्स टू a, लेंथ और विड्थ क्या होता है, बराबर ही होता है ना। ये कितना हो जाएगा, तो इसको मैं कहता हूं 2a स्क्वायर हो गया, तो 2 से कितना हो गया, तो ICM जो हो गया ये कितना हो जाएगा भाई, तो ma स्क्वायर अपॉन में 6, कितना हो गया, ma स्क्वायर अपॉन में 6। अब कह रहे किसी एक कोने से गुजरने वाली अक्ष के परितः, है ना, तल के लंबवत किसी कोने से गुजरने वाली अक्ष के परितः, तो अक्ष के परितः मतलब अभी अपने को किसकी बात करनी है, तो AC की बात करनी पड़ेगी, है ना, डिस्टेंस जो मिलेगा, जैसे ये केंद्र से होकर के गुजरी है और एक और इसके परितः गुजरेगी, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मतलब ये AO, अल्टीमेटली अगर कहूं मैं इसको क्या कह लूं, AO में कह लूं, ये AO, ये वाली डिस्टेंस मुझे चाहिए पड़ेगी। तो AO की अगर मैं बात करता हूं तो AO मिलेगा कितना, तो AC जो होता है विकर्ण, है ना, विकर्ण जो होता है ये √2 टाइम्स ऑफ भुजा होती है, तो AC कितनी हो जाएगी भाई, तो AC हो गई √2 टाइम्स ऑफ A, तो AO कितना मिलेगा, AO मिल जाएगा मेरा √2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ A, मतलब A अपॉन √2। अब सीधे सीधे मैं निकाल सकता हूं जड़त्व और गुण, I क्या होता है भैया, ICM प्लस MA स्क्वायर, है ना, तो ICM कितना है, ये है MA स्क्वायर अपॉन 6 प्लस MA स्क्वायर, ठीक है। A स्क्वायर का मतलब जो दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है, इन दोनों अक्षों के बीच की दूरी, ये AO के बराबर है, मतलब यहां पर AO का स्क्वायर, मतलब MA स्क्वायर अपॉन 6 प्लस MAO का स्क्वायर, AO मतलब कितना, A अपॉन √2 इसका स्क्वायर, तो ये हो गया भैया MA स्क्वायर अपॉन में 6 प्लस MA स्क्वायर अपॉन में 2, एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 भी अगर आप ले लें तो MA स्क्वायर प्लस 3MA स्क्वायर, मतलब 4 अपॉन 6 MA स्क्वायर, ठीक है। अब 4 अपॉन 6 तो नहीं है, ठीक है, तो 2 से कैंसिल कर दीजिए, कितना बन गया, 2 अपॉन 3 MA स्क्वायर, है ना, ये मिल गया 2 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ MA स्क्वायर। दिख रहा है क्या ऑप्शन, तो ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। हमने यहां पर क्या तैयारी कर ली, तो हमने यहां पर तैयारी करी थी कि हम लेकर के आ गए थे किसकी वैल्यू, ए मतलब इसके किसी भी कोने के ही परितः लेके चल लेते हैं ना, इस कोने के परितः, तो इसकी दूरी चाहिए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यही कहती है भाई, ठीक। चलिए, तो ऑप्शन क्रॉस वेरीफाई कर लिया, डी हमारा बिल्कुल सही है। बढ़ते हम अपने अगले सवाल की तरफ, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, एंड द क्वेश्चन इज कि लंबाई L और द्रव्यमान M की एक पतली एक समान छड़ अपने एक सिरे से गुजर रही क्षैतिज अक्ष पर स्वतंत्र रूप से दोलयमान है ना, दोलन कर रही है। इसकी अधिकतम कोणीय चाल ओमेगा है, तो द्रव्यमान केंद्र किस अधिकतम ऊंचाई तक उठ जाएगा, है ना, द्रव्यमान केंद्र किस अधिकतम ऊंचाई तक उठेगा। तो मैं ऐसा कहता हूं कि जब ये दोलयमान है, ठीक है, तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है ½ ओमेगा स्क्वायर, ठीक, ये किसके बराबर होगा भाई, तो इसके जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसके बराबर होगा mgh के। भाई कोई भी चीज दोलयमान होती है, इस तरीके से ये रॉड है, ये इस तरीके से जाकर के इधर ऊपर की तरफ उठेगी, तो भाई कोई भी चीज दोलयमान होने का मतलब क्या है, पेंडुलम की नॉर्मली बात करें, पेंडुलम जब चलता है तो जो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है वही पोटेंशियल में चेंज होती है, तो ½ ओमेगा स्क्वायर mgh के बराबर होना ही चाहिए, ठीक है ना। ये क्या है, गतिज ऊर्जा और ये स्थितिज ऊर्जा। तो मैं इसकी बात करूं I की, तो भैया रॉड है ना, रॉड के लिए कितना होता है, तो 1/3 ml स्क्वायर, m द्रव्यमान है, l लंबाई, तो 1/3 ml स्क्वायर किसकी वैल्यू होगी, I की, और ओमेगा स्क्वायर तो जैसा चल रहा था वैसा एज इट इज छोड़ दीजिए, इज इक्वल्स टू mgh, ठीक है। h चाहिए, किस ऊंचाई तक उठेगा, h चाहिए, तो h बराबर कितना हो जाएगा, ये तो हो गया हमारा 1/6 ml स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन mg, m से m तो कैंसिल हो गया, h बराबर कितना बचा भाई, तो बचा l स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन में g और 1/6, 1/6 टाइम्स ऑफ l स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन g, है क्या कुछ आंसर, 1/6 टाइम्स ऑफ l स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन में g, यानी सी ऑप्शन आपको साफ सुथरा दिख रहा। जो इसका द्रव्यमान केंद्र है ये अधिकतम इस हाइट तक उठ जाएगा,
ठीक है, द्रव्यमान केंद्र 1/6 टाइम्स ऑफ L स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन G हाइट तक उठ जाएगा। ठीक, चलिए, तो यहां पर हमने हमारे 73 क्वेश्चंस टोटल, है ना, क्रॉस वेरीफाई के लिए सही है, टोटल 73 क्वेश्चंस को कर लिया है क्या सॉल्व। ठीक है, हमने 3 पार्ट्स में इन पूरे क्वेश्चंस को देखा है और हमने हर एक कॉन्सेप्ट्स को मल्टीपल टाइम्स इसमें प्रैक्टिस कर लिया। तो इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा हमेशा से कमिटेड है भाई एक हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, एंड ये सारे ही कोर्सेस लेकर के आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हो या फिर आप सीबीएसई हिंदी मीडियम से हो, आपका पूरा कोर्स कंटेंट एनसीईआरटी बेस्ड है, एंड ये पूरा कोर्सेस यहां पर जितनी भी मिलती है वो सब एनसीईआरटी बेस्ड मिलती है। मतलब आप जिस भी स्टेट बोर्ड से हो आप पढ़ाई कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ अगर यूपी या बिहार बोर्ड से तो आपके लिए तो एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट अवेलेबल है जहां पर आपके बोर्ड के अकॉर्डिंगली मिल जाता है आपका पूरा कोर्स कंटेंट, वन शॉट रिविजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज की सीरीज, 30 मिनट रिवीजन सीरीज एंड और भी बहुत सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आप एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी या स्पोकन इंग्लिश के लिए हमारे साथ कनेक्टेड है तो स्टे ट्यून विद अस, क्योंकि हम ये सारे कोर्सेस भी लेकर के आते हैं एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट एंड ऑफ कोर्स एक क्वालिटी एजुकेशन। तो अगर चाहते हैं आप और इंप्रोवाइजेशन और इंप्रूवमेंट तो सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक को फॉलो कीजिए एंड चेकआउट कर लीजिए बुक्स एंड ई बुक्स जो कि अब हिंदी मीडियम में भी एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है और तैयार की गई है मैग्नेट ब्रेन्स की टीम द्वारा। तो जिस तरीके से आप हमारे साथ कनेक्ट हैं हमारे YouTube चैनल पे, इसी तरीके से आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर, जहां पर कोई सजेशंस, कोई सुझाव हो वो हमसे साझा कर सकते हैं एंड हमारी तरफ से कोई नई इंफॉर्मेशन आती है वो फटाफट आप तक पहुंच सकती है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए भाई, क्योंकि उन्हें भी तो बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आते हो क्वालिटी एजुकेशन एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ एंड ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में कुछ और धमाकेदार टॉपिक्स, कुछ और धमाकेदार वीडियोस के साथ। तब तक आप अपना और अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।